नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बड़ा बयान। पार्टी से बागी नेताओं ने अगर नामांकन भरा है तो वापस ले लें, अन्यथा होगी बड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने अपराधियों के काटे टिकट। वार्ड 40 से सट्टा किंग बाबू मस्तान की पत्नी मसरत का काटा गया टिकट। वार्ड 44 कुख्यात बदमाश भूपेंद्र उर्फ पिंकी भदौरिया का काटा टिकट। बिल्कुल गंभीरता के साथ संतुष्ट करते हुए जो आवश्यक था उन पर निर्णय लिए और बाकी सभी चीजों को ठीक तरीके से उन्होंने जो प्रयास किया है। इसी प्रकार से ऐसे जो प्रत्याशी हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हमारी अपील समिति के सामने, हमारे नेतृत्व के सामने आए, और इसके बारे में मैं एक विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहता हूं। कोई पारिवारिक झगड़ा है, कोई राजनीतिक झगड़ा है, या किसी के दुश्मनी के कारण से कोई किसी पर केसेस लग गए, तो ये एक अलग प्रकार की बात है। आपराधिक प्रवृत्ति प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर, समाज के अंदर जिसकी छवि आपराधिक है, जुए सट्टे से लेकर के जिला बदर हैं, ऐसे लोग या उनके परिवार के व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर भूमिका उनकी बन गई, तो हमारी अपील समिति ने और हम लोगों ने मिलकर के ऐसे प्रत्याशियों को, जैसे मैंने कहा था कि इंदौर का हमने विड्रॉवल किया था, इसी प्रकार से आज हमने 2 प्रत्याशियों का विड्रॉवल किया है। वार्ड क्रमांक 44 भोपाल के अंदर भूपेंद्र चौहान, पिंकी भदौरिया, उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया था उनको हमने विड्रॉवल किया है। साथ में वार्ड क्रमांक 40 श्रीमती मसरत बाबू मस्तान, इनका भी आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण इनके परिवार का भारतीय जनता पार्टी ने इनके टिकट का भी विड्रॉवल आज हमारी अपील समिति और हम सब लोगों ने मिलकर के तय करके दोनों टिकट को वापस लेने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम पहले ही कह चुके हैं, हमारी अभी अपील समिति में से काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ अब्बास स्वरूप कोई बातें बची होंगी या इस प्रकार की कोई और चीजें अगर हमारे सामने आएंगी तो उन पर अपील समिति भी लगातार काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा मीडिया के सामने सुबह, जब उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम अपराधीकरण पर जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। इस प्रकार के समाज में ऐसा नेतृत्व जो पार्षद चुन करके आएगा, वो कल शहर के विकास के अंदर उसकी क्या भूमिका बनेगी। इसलिए हमने तय किया है कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इस दिशा में लोग चुन करके ना आए, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम शुरू किया है उस पर हम गंभीरता से काम और करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपील समिति उसके बारे में जो प्रोसेस है उससे आकर के हम उसको जारी करें। पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने कहा कि सार्वजनिक स्थल जो भी लोग शराब पीकर उपद्रव करते हैं और जो शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। शराब पीकर गाड़ी ना चलाने का नियम, इसमें जो नियम है उसके अनुसार जो सार्वजनिक स्थान है उसी पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जैसा आपने बताया। लेकिन अगर कोई लाइसेंस्ड स्थान है, आता है, वहाँ पे अगर कोई शराब सेवन कर रहा है, अगर वो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे वाहन चलाता है या शराब पी के वाहन चलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और चूँकि शराब पीने के बाद वाहन नहीं चलाने का नियम है, तो इस कारण जो व्यक्ति अगर ऐसे परमिसिबल स्थान से भी बाहर आते हैं लेकिन अगर वाहन चला रहे हैं तो वो उन पे कार्रवाई इसमें की जा रही है। साथ ही अगर सार्वजनिक स्थान पे कोई भी व्यक्ति शराब पीकर किसी भी प्रकार से ऐसा व्यवहार करता है जो लोगों की सुरक्षा का कारण बनता है, तो उस व्यक्ति पे भी ये कार्रवाई की जा रही है। मुख्यतः जो सार्वजनिक स्थान जैसे पार्क, ग्राउंड और अन्य स्थान है जहां पर बड़ी संख्या में लोग लगातार शराब का सेवन करते हैं, उन पे ही कार्रवाई करने के निर्देश हैं। पर एक इसमें ये भी विषय है कि जो लोग वाहन अगर चलाते हैं शराब पी के, यदि वे परमिसिबल स्थान पे भी अगर शराब पी रहे हैं तो भी कार्रवाई उन पर की जाएगी। इसमें सवाल ये है कि वर्तमान में चूँकि संवेदनशील ये मामला है, इसको देखते हुए विशेषकर जो सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन के स्थान हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड हैं, उन पे पुलिस ने व्यवस्था करी है। मुख्यतः जो जीआरपी है उसके साथ लाइजनिंग करके प्लेटफॉर्म पे और अन्य स्थानों पे बल लगाया गया पुलिस का।
साथ ही यदि कोई ज्ञापन की या प्रदर्शन की सूचना जिन स्थानों से प्राप्त हो सकती है तो वहाँ पर भी पुलिस वर्तमान में सजगता बनाए हुए है। अभी तो ये लगातार व्यवस्था बनी हुई है जब तक कुछ शांति इसमें पूरी तरह कायम नहीं हो जाती, और यदि कोई सूचना इसमें प्राप्त होती है प्रदर्शन की या ज्ञापन की तो उस अनुसार व्यवस्था की जाएगी। बल लगाने के साथ साथ कई जो हाईटेक कोई गैजेट वगैरह भी पुलिस की तरफ से और प्रॉक्सी सर्वर के जरिए उसको कॉल किया गया था, उसमें अभी तक कहाँ तक पुलिस की जांच होगी, क्या उसमें कार्रवाई जारी है? वो प्रकरण में जो रिपोर्ट होने के पश्चात ही पुलिस जो नंबर से धमकी मिली थी उसकी तहकीकात कर रही है। उसमें पुलिस को प्रारंभिक कुछ जानकारियाँ मिली है, लेकिन तकनीकी ऐसे उपकरण रहते हैं जिसके माध्यम से अन्य स्थानों से भी व्यक्ति कॉल कर सकता है, विदेश के नंबर से कॉल कर सकता है, लेकिन उपस्थिति उसकी देश में ही हो सकती है। तो अभी इसमें जो सुनिश्चित ये नहीं है कि नंबर किस स्थान का है। प्रॉक्सी यूज़ करके किया है तो ये संभवतः नंबर देश के अंदर का भी हो सकता है। तो अभी जो पूर्ण जानकारी आ जाएगी उसके बाद ही इसमें कुछ। आराधना नगर, कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल के समस्त निवासी गढ़ के आवास के विरुद्ध 16 वर्षों से आवास संघ में पैसे जमा होने के पश्चात भी आज दिनांक तक लीज संबंधी प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया, जिससे वहां निवासरत समस्त रहवासियों के आवास के नंबर तो लोन हो रहे हैं, ना मकान बेच पा रहे हैं और ना ही अन्य गतिविधि हो पा रही है, जिससे रहवासी काफ़ी परेशान हो चुके हैं और कार्यालय के भी कई बार चक्कर लगा चुके हैं, किंतु आज दिनांक तक उनकी समस्या का कोई भी निराकरण नहीं हुआ। नेमीचंद गोयल, 192 आराधना नगर। किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये लीज के बारे में हम लोग कर रहे हैं कि 15 साल से हमारी लीज रिन्यू नहीं की जा रही है और इस कॉलोनी में आधे से ज़्यादा लोग सीनियर सिटीजन रहते हैं जो 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं और सभी लोग चक्कर काट काट के परेशान हो चुके हैं। सबको इतना परेशान किया जा रहा है। 3 साल पहले पेनल्टी के साथ लीज हम लोगों से जमा करा ली गई है, इसके बावजूद भी चक्कर कटवाए जा रहे हैं, लीज रिन्यू नहीं की जा रही है। आपने इसकी शिकायत करी? सब कम शिकायत हो चुकी है, सब जगह से आगे बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लगा के कोई फाइल दबा के बैठ जाता है और कोई और पंगे फैला देता है। किसी सरकार ने आपकी मदद नहीं करी? किसी ने नहीं की। पिछले पार्षद ने? नहीं, पिछले पार्षद ने तो कभी साथ में जाने की जरूरत भी नहीं समझी। कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय, निगम? नहीं, हम लोग 12 दफ्तर तक जाते रहे, उससे आगे जाने, क्योंकि वहीं फाइल रुकी रहती तो उससे आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता था। क्या आश्वासन मिलता आपको? हमको यही कहा जाता था कि भाई अब इसके बारे में आगे फाइल बढ़ाई जा रही है, फिर वहाँ से जैसा आएगा आपका काम हो जाएगा। अगर आपकी अभी भी लीज नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, अभी चुनाव का बहिष्कार तो है, फिर उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। आप मतदान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम नहीं पूरा। ओबीसी चाइनीज शिक्षकों ने आज अपनी भक्ति को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय में गम का प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और हंगामा किया। ओबीसी चयनित शिक्षकों का आरोप है कि 2018 की भर्ती ओबीसी चयनित शिक्षक 21 मार्च 2022 डीपीआई में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने सभी वर्गों को चाइनीज दे दी, सिर्फ ओबीसी को छोड़कर। उनका आरोप है कि जहां 92 दिन हो गए हैं वहां अभी तक सरकार ने सुध तक नहीं ली। इतनी बड़ी सरकार है, इतने बड़े संसाधन है, क्या हम ओबीसी के लिए सरकार के पास इतना टाइम नहीं कि हम लोगों को एक बार सुन ले? हम लोगों के भविष्य के साथ आज हम लोगों के परिवार का भविष्य भी गर्त में है। शारदा फुलबांदे और मैं बालाघाट जिले से आई हूँ और मेरे जिले से मेरे साथियों के साथ साथ पूरे 52 जिले से ओबीसी चयनित शिक्षक आए हुए हैं। चूँकि 2018 के जो ओबीसी चयनित शिक्षक है उनकी फाइनल लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। इसी वजह से हम लोग 90 दिन से यहाँ पर अनशन, धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके, लेकिन सरकार हमारे लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया है सर। और इसी वजह से आज हम लोग पुनः आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं और लेकिन ये कि कोई भी अधिकारी हमारी बातें सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं सर। अभी तक तो फिलहाल में कोई नहीं आया है। हम चाहते हैं कि मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया और अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक हमारी बातें पहुंच जाए। और ओबीसी 90 दिन, आज पूरे 90 दिन हो चुके हैं सर। हम लोग बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। मैं बता दूं, मेरी 4 साल की बेटी है, बड़ी बेटी तो मेरी विकलांग है। इस स्थिति में हम लोग बच्चों को छोड़ कर आते हैं सर, लेकिन हमारी बातें मीडिया कोई मतलब अधिकारी तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारा जो समाचार है मामा जी तक पहुंचे। हमारी ओबीसी की फाइनल लिस्ट जारी की जाए। 16 मार्च को जो है ST/SC और जनरल वालों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन पूरे ओबीसी वेटिंग की लिस्ट रोक दी गई है और 7 सब्जेक्ट जो होल्ड है उनकी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। मेरा नाम शारदा फुलबांदे, मैं बालाघाट जिले से हूँ। आचार संहिता लगने के बाद वार्ड 18 में वोटर लिस्ट में नाम
जुड़वाने का मामला। वोटर लिस्ट अंतिम प्रकाशन सूची में नाम न होने के बाद भी मिला बीजेपी प्रत्याशी पंकज चोकसे को टिकट। बीजेपी ने अपने सत्ता का दुरुपयोग कर नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन जुड़ा बीजेपी प्रत्याशी का पंकज चोकसे का नाम। कांग्रेस सत्ताधारी सरकार और पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नेतृत्व में चल रहा है पूरा खेल। कांग्रेस राधेश्याम माली, वार्ड क्रमांक 18 के कांग्रेस में प्रत्याशी। सर, आज आप शिकायती आवेदन लेकर आए हैं, क्या है मामला? मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज चोकसे द्वारा जो आवेदन दिया गया था नामांकन के लिए, उसमें उनकी वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं था और आज हमने उसका आवेदन दिया कलेक्टर साहब को कि साहब इसमें इनका आज की डेट में नाम नहीं है। तो उसमें एसडीएम महोदय ने आज की लिस्ट बताई गई कि आज की डेट में उनका नाम जुड़ गया है और हमने उसके बाद नीचे रसीद कटवाकर सीडी भी लिए और नई लिस्ट भी निकलवाई है, जिसके अंदर 563 नंबर पर उसका नाम ही दर्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और भाजपा अपना मनमानी तरह से अपने कैंडिडेट को वहाँ लड़ाई जा रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह से नाम जुड़ा है और अभी नहीं जुड़ा है तो फिर तो ये चुनाव लड़ ही नहीं सकते? वो चुनाव लड़ने लायक ही नहीं है क्योंकि हमारे पास पूरे प्रूफ हैं कि उनकी आज लिस्ट के अंदर नाम नहीं है, लेकिन एसडीएम साहब गलत जानकारी दे रहे हैं कलेक्टर साहब को कि इसका नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमने फिरकी से उनकी लिस्ट निकलवाई, लिस्ट में कोई भी नाम नहीं है, सीडी में भी नहीं है ना सीडी में नाम है। इसकी शिकायत की? शिकायत भी दर्ज करी है, लेकिन उसके बाद भी निरस्त कर दिया, हमारा आपत्ति निरस्त कर दी। प्रत्याशी उनका तो अंतिम मतदाता सूची में नाम ही नहीं था, उसके बावजूद पार्टी ने टिकट दे दिया। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, हमारे एक राजेश यादव हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए। तो जब उन्होंने अपना मतदाता सूची में नाम देखा तो उनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ आकर आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं है और हमारे पूरे परिवार का नाम जोड़ा है। तो उन्होंने ये बोला कि आपकी कल पेशी है, कल आप आइए। दूसरे दिन गए तो उनकी आपत्ति को निरस्त कर दिया और कहने लगे आपका नाम नहीं जोड़ा जा सकता। अभी आप ये बताइए कि ये दोहरा मापदंड कि उनका नाम तो जोड़ा नहीं क्योंकि वो कांग्रेस से थे, और इसके बाद ये है कि जो मतलब ये कि भाजपा के हैं, पार्टी के दबाव की बात हो रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता चेंबर में पीछे बैठे हुए थे, जो हमारे पूर्व महापौर हैं, वो सब यहाँ मौजूद थे, बैठे हुए थे। दबाव के अंदर उन्होंने हमारी आपत्ति को अस्वीकार किया है, जबकि हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया था। हमारे कैंडिडेट ने आपत्ति दी, वकील के साथ गए और उन्होंने 1 मिनट में जैसे 18 का नाम आया उन्होंने बुलाया, कहले लाइए जल्दी वो सूची लाइए। वो कहले ये सूची में तो नाम जुड़ गया उनका। तो आप बताइए, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये मतदाता सूची का मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। जब प्रकाशन तक नाम उनका नहीं जुड़ा और उसके प्रकाशन के बाद आप नाम जोड़ लो और चुनाव प्रक्रिया के बीच में जोड़ लो, तो ये गलत है या नहीं? लेकिन उसके बाद एक दबाव में, एक पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो उसको निरस्त किया है। और अगर यही स्थिति रही तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी बात करेंगे, लेकिन ये दबाव में फैसला लिया गया है। सर, आपका नाम? मोहम्मद सरवर, वार्ड क्रमांक 16। क्रिस्टल आइडियल सिटी अवधपुरी फेज 2 के रहवासी पिछले कई सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि जब कॉलोनी का निर्माण हुआ तब 50 मकानों की पानी की व्यवस्था के लिए एक बोर था, परंतु बिल्डर ने अब 300 मकान बना डाले और एक बोर भी नहीं, और बिल्डर अपने कंस्ट्रक्शन के लिए इस बोर का ही उपयोग कर रहा है। वहीं बिल्डर और प्रशासन से इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सबके चलते आज कॉलोनी के सभी रहवासियों ने मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर अवधपुरी क्षेत्र में पैदल मार्च निकालकर नारेबाजी करके विरोध किया। धर्मेंद्र कुमार जी, बताइए आज ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, क्या वजह? आज की प्रदर्शन का मेन कारण है, हम बिल्डर से आहत हो चुके हैं। पानी की समस्या मुख्यतः काफ़ी सालों से चल रही है। हर साल बिल्डर के द्वारा आश्वासन दिया जाता है बट कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। हर साल ये इंतज़ार किया जाता है किसी तरह गर्मी के सीज़न को 2 महीने किसी तरह बातचीत के माध्यम से टाला जा सके और उसके बाद बारिश के पानी से काम चलाया जाता है। एक ही संपवेल है यहाँ पे फेज़ 2 में। शुरू में फेज़ 2 में मुश्किल से 100 मकान थे, उसके बाद भी फेज़ 2 में कई सारे नए कंस्ट्रक्शंस हुए, बहुत सारे मकाने इसमें जोड़े गए, बट संपवेल वही का वही रहा, जिसकी वजह से पानी की समस्या शुरू हो गई है। अभी यहाँ पे मुख्य समस्या अगर देखा जाए तो पानी है, बट इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो कॉलोनी में कोई पार्क नहीं है, ना वृद्ध
सिटीजन्स के लिए कुछ है, सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं है। बच्चों के खेलने की बहुत समस्या है। बच्चे यहाँ पे सड़क पे खेलते रहते हैं। सड़क थोड़ी चौड़ी होने की वजह से अभी तो जैसे तैसे एक सड़क से आने जाने का कार्य होता है और दूसरे सड़क पे बच्चे खेलते रहते हैं। बट अभी पार्किंग की समस्या शुरू हो गई है। बच्चों के खेलने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, यहाँ पे मेंटेनेंस की कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम लगातार जारी है और कंस्ट्रक्शन की वजह से जो ट्रकें आ रही हैं उनकी वजह से यहाँ पे जो सड़कें हैं हर एक लाइन की वो तितर बितर हो चुकी है। हर जगह गड्ढे बन चुके हैं। आज का प्रदर्शन मेनली पानी की वजह से, पानी की वजह से लोग इतने आहत हो चुके हैं। 2-3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, एकदम ज़ीरो। और बाकी दिन अगर पानी आता भी है तो मुश्किल से 10 मिनट आता है। इतनी पानी आती है कि शायद 2 बाल्टी मुक्की। यही कारण है कि आज सभी रहवासियों ने ये डिसाइड किया है कि अब बहुत हुआ। सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया है और गेट पे ताला लगवा दिया है। गेट पे किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। इस वजह से सारी आवागमन यहाँ की ठप हो चुकी है और जब तक ये पानी की समस्या सॉल्व नहीं होगी तब तक ये सारे रहवासी ये करने को तैयार हैं, चाहे जितना भी प्रॉब्लम झेलना पड़े। अभी सीमा शर्मा। क्या समस्या है, कितने दिनों से और कैसे जूझ रहे हैं? ये समस्या सोचा जाए तो हम लोग 5 साल से ही परेशान हैं। इस कॉलोनी में एक सोचा कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना तो बच्चों के लिए गार्डन है, ना कोई मंदिर है और ना आपका मतलब आप जैसे हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, कोई मीटिंग करनी है तो एक पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं और एक कमेटी हॉल भी नहीं है। बच्चों के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा हम लोग 2 महीने से टैंकर डलवा रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात ये बिल्डर कॉलोनी मतलब बढ़ाते जा रहा है और यहाँ कोई मतलब अपने नगर निगम को हैंडओवर करना नहीं चाहता है। और इसका नक्शा कैसे पास होता है आप ये बताइए। यहाँ तक ये नक्शे पीछे तक आप खरीदते जा रहे हो और बोरिंग एक दी है। सबसे बड़ी समस्या आप यहाँ से लेके हमारे लोग के इसने बोला कि हम 200 मकानों की बोरिंग देंगे, लेकिन 200 से ये 65 क्वार्टर जो बने हुए हैं उनकी भी बोरिंग अलग नहीं है। फेज़ 3 का में पानी आ रहा है, फेज़ 4 में भी पानी आ रहा है। यहाँ से लेके एक ही बोरिंग से इवन ये अपने मकान भी इसी पानी से बना रहा है। नर्मदा लाइन अभी हम लोगों ने जुड़वाई है। 2 साल से जो पानी आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, हमारा ये कहना है। अब क्यों पानी बंद किया गया? मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं क्रिस्टल आइडल सिटी फ़ेज़ 2 का रहवासी हूँ। ये क्रिस्टल आइडल सिटी कॉलोनी 4 फेज़ में डिवाइड है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4। इन चारों फेज़ों में पानी की क्राइसिस सिर्फ फ़ेज़ 2 में है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 में कोई पानी की क्राइसिस नहीं है। यहाँ के बिल्डर श्री राजेश पालदासानी का कहना है कि है ना नर्मदा से प्रॉपर सप्लाई नहीं आ रही है और बोरवेल सूख गया है, इसलिए हम पानी देने में सक्षम नहीं है। हमारा उनसे ये विनती है कि है ना जब फ़ेज़ 1 में पानी आ रहा है, फ़ेज़ 3 में आ रहा है, फ़ेज़ 4 में आ रहा है, तो कोई भी कॉलोनी के अंदर फ़ेज़ 2 भी है, वहाँ पर है ना कैसे भी अरेंजमेंट करके फ़ेज़ 2 में भी वो पानी प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। 4 महीने से यहाँ के रहवासी फ़ेज़ 2 वाले बहुत परेशान है। पानी की क्राइसिस है। हर महीने वो लोग 3-4 टैंकर डलवा रहे हैं। श्री राजेश पालदासानी जो कि है ना इस कॉलोनी के बिल्डर हैं, उनसे है ना वार्तालाप भी हुई, कई बार डिस्कशन भी हुआ। उन्होंने है ना हम लोगों को कमिट भी किया कि है ना आपको है ना प्रॉपर है ना पानी दिलाएंगे, लेकिन अभी है ना 3-4 दिन से उन्होंने क्लियर ही बोल दिया कि अब हमारे पास पानी का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। और इस बारे में आप बाकी जानकारी जो इस कॉलोनी के रहवासी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, आप उनसे भी जान सकते हैं। कृपया है ना कोई भी आगे आके है ना बताएं, लोगों से अपने बात। शाहजहाँपुर पुलिस अधीक्षक जगदीश डाबर ने शाहजहाँपुर शहरवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सामाजिक समरसता, आपसी सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाए रखने में शाहजहाँपुर पुलिस का सहयोग करे। विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ शॉर्ट टर्म सैनिक भर्ती योजना की घोषणा की गई, जिसके विरोध में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा युवाओं को पूर्ण घटनाओं को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उकसाया जा रहा है, जिससे देश में प्रदेश में सात संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे पोस्ट को शेयर करने और वायरल करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी कड़ी में शाहजहाँपुर में भी कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पर भी अलग अलग तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो उनके कोचिंग के संचालकों को बुला के हमने चर्चा की है कि इस तरह की गतिविधि में बच्चे ना पढ़ें। ये कोचिंग संचालक जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही रास्ता दिखाए।
और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, क्योंकि अगर कोई इस तरह के काम में लिप्त हो जाता है तो उसका करियर ख़राब हो जाता है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में जा सकते हैं वो, बहुत सारे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। और ये जो इसका भी लाभ है, ये जो भर्ती हो रही है उसमें जब उनका कार्यकाल पूरा होगा तो और भी सेवाओं में उनको मौका दिया जा रहा है। इसलिए वो भी उसके बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसका वो लोग उनको बताएं बच्चों को। ये चीज़ हमने उनको संचालकों को समझाई है और उनकी समझ में आया है। और ज़िले में और भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे सुजालपुर है, वहाँ पे भी हमने उनकी मीटिंग ली है। वहाँ पे जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने उनको भी समझाया है। और हमारे ज़िले में अभी तक शांति बनी हुई है और सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आई है कि इस तरह की चीज़ों में हमको नहीं पड़ना है। मैं आपके माध्यम से जो विद्यार्थी हैं उनसे और उनके जो माता पिता हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने कैरियर को सुरक्षित रखें और किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बोलने पे कोई भ्रम अपने मन में ना पाले और सही रास्ते पे चलें। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो लोगों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करें ताकि उनका कैरियर सुरक्षित हो, उनका भविष्य सुरक्षित हो और इस तरह की गतिविधि में लिप्त ना रहें। इन दिनों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर घमासान जारी है। कई पार्टियां नए मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो इसी बीच जिला शहडोल अंतर्गत पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में सरगर्मी देखी जा रही है। प्रत्याशी लगातार अपने अपने क्षेत्र में जोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी जिले के सबसे युवा उम्मीदवार जिले की लाडली बेटी आंचल मिश्रा मैदान में उतरी हैं। आंचल मिश्रा ने मीडिया के द्वारा बताया कि आखिर किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हैं। आंचल मिश्रा ने बताया कि हमारे क्षेत्र में 52 गांव लगे हुए हैं, हॉस्पिटल भी है, किंतु डॉक्टर नहीं होने से पूरा क्षेत्र त्राहिमाम कर रहा है। जल्द ही निपानिया हॉस्पिटल में डॉक्टर की पदस्थापना कराई जाएगी। आपके गांव की बेटी, आपके क्षेत्र की बेटी, मैं आंचल मिश्रा आप सबको यथाउचित प्रणाम करती हूँ। मैं रमेश मिश्रा की पुत्री हूँ। मेरा ग्राम निवास उजड़ा बड़ा है। मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए मुझे एक मौका दिया गया कि चुनाव नामांकन आरक्षित रहा, सामान्य आरक्षित रहा, तो मैं अपना नामांकन करने का सोचा। मैंने अपने पापा जी से बोला कि मुझे यह चुनाव लड़ना है क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे स्वयं के ग्राम में ही रोड नहीं है और कई जगह आसपास के ग्राम में मैंने आते जाते देखा तो वहाँ पे बिल्कुल आने जाने की समस्याओं नहीं है। और दूसरी बड़ी समस्या है विश्वविद्यालय। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय नहीं, आसपास के 40 से 45 किलोमीटर में। इस बीच जो बहनें, जैसे मेरे यहाँ तो मेरे पापा जी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी कि वो मुझे पढ़ा सकते थे, तो उन्होंने मुझे बाहर भेजा। लेकिन उन बहनों को क्या, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उनकी पढ़ाई 10वीं 12वीं तक ही रुक जाती। तो मैं प्रयास करूंगी कि हर एक बच्चा, हर एक बहन पढ़ पाए, जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ वो भी आगे बढ़ पाए। दूसरी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ उप तहसील की। हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं, मेरे चाचा हैं, बड़े पापा हैं, उन सबको इतनी ज्यादा समस्या होती है। तहसीली के लिए उन्हें कोई भी काम होता है तो उन्हें 45 से 50 किलोमीटर दूर जाना होता है, जिसके लिए उन्हें पेट्रोल का खर्चा और बड़े बड़े खर्चे आ जाते हैं और एक दिन में उनका काम भी नहीं होता। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो उप तहसील पहले यहाँ पे स्थापित थी वो आज भी नामांकित है, तो वहाँ पे फिर से तहसीलदार साहब बैठे आए और उनका पास में ही काम हो जाए, उन्हें दूर ना जाना पड़े। इतनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पा रहे। कई जगह स्कूल्स तो हैं और या फिर बहुत दूर स्कूल्स हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सबके 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतर में स्कूल्स हों, ताकि हर छोटा से छोटा बच्चा अपनी बेसिक एजुकेशन से लेकर बड़ी एजुकेशन तक ले सके। और समस्या इंटरसिटी की। इंटरसिटी देखिए, मैं स्वयं आती जाती हूँ तो मैं इतनी समस्या फेस करनी पड़ती है। तो मेरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन उस पब्लिक का क्या जिसके पास टिकट के पैसे भी बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो मैं वो भी प्रयास करूंगी कि जल्द से जल्द इंटरसिटी का मैं पुनः आवागमन चालू करवा पाऊँ, ताकि मेरे साथ साथ सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।